चलिए, तो JIGL में आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 9, लिमिटेशन एक्ट 1963। अगेन छोटा सा और काफी सिंपल सा चैप्टर है, पेज नंबर 235। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशन एक्ट 1963। अगेन वैसे एक्ट यहाँ पे बहुत छोटा सा कंटेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक्ट का ऑब्जेक्टिव समझते हैं। JIGL पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन में हम हर एक एक्ट का इंटेंशन समझेंगे, बनाया क्यों गया। तो कोई ना कोई रीजन है, ऑब्वियसली अननेसेसरी तो गवर्नमेंट एक कानून बनाने की मेहनत नहीं करेगी। ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझो। तो अगर आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, कोई भी मैटर हो सकता है, कोई डिस्प्यूट है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, कोई सिविल मैटर है, अब जिसको तकलीफ हुई है वो कंप्लेंट करने तो आएगा कि सर इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, मेरा ये नुकसान हुआ, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। कोर्ट यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर एक्चुअली में आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपका लॉस हुआ है एंड यू रियली वांट जस्टिस, तो आपको ना एक टाइम लिमिट के अंदर अंदर कंप्लेंट करने के लिए आना पड़ेगा। अब सपोज आपकी सिचुएशन है, अभी आप एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, किसी से आपका कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई सिविल मैटर हो गया, सामने वाले ने आपका नुकसान कर दिया, आइडियली आपको कोर्ट में जाके उसके ऊपर केस करना चाहिए। लेकिन आप सोचे यार सर अभी टाइम कहाँ से निकलेगा, ग्रेजुएशन चल रहा है, एग्जीक्यूटिव है, इतना सारा सिलेबस ऑलरेडी है। आपने सोचा एक काम करते हैं, अभी पहले पढ़ाई पे फोकस करते हैं, ये सब कोर्ट वाला मैटर तो चलता रहेगा, CS एग्जीक्यूटिव की एग्जाम हो जाए उसके बाद देखेंगे। तो अभी आपने केस फाइल नहीं किया सामने वाले पे, फिर एग्जीक्यूटिव खत्म होते तुरंत प्रोफेशनल आ गया। अब आप और सीरियस हो गए, बोले नहीं यार CS प्रोफेशनल है, फाइनल लेवल का तो मजाक नहीं करना है, पहले पढ़ाई करेंगे, ये सब बाद में देखेंगे। फाइनल लेवल खत्म होते इंटर्नशिप आ गई। अब पूरा दिन ऑफिस जाते हो, अब टाइम नहीं मिलता कोर्ट जाने का, वो डिले हो रहा है। इंटर्नशिप के बाद तो फिर जॉब लग जाएगी, जॉब लगते हुए फिर शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद बच्चे हो जाएंगे, चलता रहेगा। अब बच्चे बड़े नहीं होंगे तब तक टाइम नहीं मिलेगा आपको, तो आप तो पूरा जो है वो लाइफ के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गए। कोर्ट केस करने का आपके पास टाइम नहीं है, जस्टिस चाहिए आपको लेकिन टाइम नहीं है। अब है ना, फास्ट फॉरवर्ड होते होते रिटायरमेंट आ गया आपका, 60+ हो गए, रिटायर हो गए, अब फ्री हो। अब पूरा दिन बोर होते हो बैठे बैठे, अब सोच रहे हो करे क्या, टाइम पास नहीं हो रहा है। अब जॉब है नहीं, पेंशन आ रही है, पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम पास कैसे करे। आपको याद आया, बोले यार वो एग्जीक्यूटिव में पढ़ते थे ना, तब केस फाइल करना था, वो पता है वो इतने पैसे लेने बाकी थे, सामने वाले ने अपना नुकसान किया था, तो बोले टाइम ही नहीं निकला। अब फ्री, अब क्या करना है, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। कोर्ट में चलते हैं, केस फाइल करते हैं मस्त आराम से। अब कोर्ट में जितना बैठना पड़े, जितने साल तक कोर्ट जाना पड़े, अपने पास फुल टाइम है। तो आप पहुंच गए कोर्ट में केस फाइल करने, लगभग 40 साल के बाद, आज के कंपेरिजन में देखा जाए तो आपने केस फाइल कर दिया सामने वाले पे। आपको क्या लगता है कोर्ट इस केस को कितना सीरियसली लेगा, या कोर्ट को इस केस को कितना सीरियसली लेना चाहिए? लेना चाहिए, एंटरटेन करना चाहिए आपको। जज का रिएक्शन सोचो। अच्छा, आप जज हो और ऐसा केस आपके पास आया है, आपका क्या रिएक्शन होगा? सीधा गाली दोगे आप कोर्ट में, बोले ठीक है मैं अपना कोर्ट है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन ये कोई तरीका हुआ? तुमको 40 साल के बाद याद आया कि कोर्ट में केस फाइल करना है, जस्टिस चाहिए? बोले नहीं सर वो ऐसा ऐसा था, एग्जीक्यूटिव था, प्रोफेशनल था, इंटर्नशिप थी, बाद में जॉब लग गई, फिर शादी हो गई, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला, अब रिटायर हुआ हूँ तो आया हूँ। बोला यार ये कोई आर्ग्यूमेंट हुआ? तो तुमको अगर सच में जस्टिस की इतनी जरूरत थी तो तब आना चाहिए था। और 40 साल तक जब जस्टिस नहीं मिला तो भी जी रहे हो ना, तो अब जस्टिस का क्या करोगे? तो हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? अच्छा, 40 ईयर्स के बाद आपको लगता है केस सॉल्व हो पाएगा? ये बताओ। पता चला सामने वाली पार्टी जिसके खिलाफ आप केस फाइल कर रहे हो, उसको गए हुए 5 साल हो चुके हैं। अब जज बोल रहे हैं भाई जिस पे केस किया पहले पता तो कर ले, वो जिंदा भी है कि नहीं है, उसका जो टाइम पहले खत्म हो गया, अब जस्टिस किसके अगेंस्ट दिलवाऊं तुझे? बोले उसके घर वालों को बोलो कॉम्पनसेशन दे। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, कॉम्पनसेशन चाहिए ही था तो तब आना चाहिए था, ये तो कुछ ज्यादा ही डिले कर दिया आपने। थोड़ा बहुत समझते हैं लेकिन इतना डिले नहीं होना चाहिए। लोग ऐसा करेंगे अगर इस चीज को रोकने के लिए कोई प्रोविजंस नहीं बनाए। लिमिटेशन एक्ट 1963 का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही वही है कि भाई अगर किसी को जस्टिस चाहिए तो उसको टाइमली कोर्ट आना पड़ेगा। एक डेडलाइन के बाद अगर आप कोर्ट में केस करने गए तो कोर्ट आपका केस इस बेसिस पे रिजेक्ट कर देगा दैट यू आर लेट। तो लिमिटेशन पीरियड का मतलब भी है कि वो टाइम लिमिट सेट कर दी। अब देखो टाइम लिमिट यूनिवर्सल नहीं हो सकती, इतने टाइप के मैटर होते हैं, हर चीज के लिए सेम टाइम लिमिट रख देंगे तो कैसे चलेगा? तो टाइम लिमिट जो है वो एक्ट के साथ शेड्यूल में आपको अलग अलग दी हुई है। कहीं पे टाइम लिमिट 6 महीने है, कहीं पे 3 महीने है, कहीं पे 1 साल है, कहीं पे 3 साल है, कहीं पे 12 साल भी है। अप टू 30 ईयर्स तक जाता है लिमिटेशन पीरियड, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट मैटर।
प्रॉपर्टी का मैटर होगा तो सिचुएशन अलग होती है, और कोई डिस्प्यूट होगा तो अलग है, तो सबके ऊपर वो डिपेंड करेगा। डेट रिकवरी का मैटर है तो ड्यूरेशन अलग है, तो वो तो हमें लर्न नहीं करना है, बिकॉज आप कितनी चीजें याद रखोगे, तो पूरा शेड्यूल को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करके नहीं जाना है। लेकिन इन प्रैक्टिस अगर ऐसा होता है तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई डेडलाइन के अंदर अंदर अगर हमने एप्लीकेशन नहीं किया तो कोर्ट हमारा केस जो है वो रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्शन का रीजन क्या है, भाई अब टाइम पे नहीं है, ये तो बहुत ही लेट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो टाइम लिमिट रखी गई है वो इतनी भी कम नहीं रखी गई है कि कोर्ट को एक्सक्यूज मिल जाए। भाई मैटर हुआ, लिमिटेशन पीरियड 7 दिन, 7 दिन में केस फाइल नहीं किया ना तो फिर बाद में आप केस नहीं कर सकते, ये तो बहुत कम नहीं हो गया? 7 दिन तो चीजों को समझने में निकल जाएंगे, लॉयर को जाके पूछने में, कंसल्ट करने में निकल जाएंगे, तो इतना कम ड्यूरेशन जो है वो जो है फेयर नहीं है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन मंथ्स में और ईयर्स में होता है। कोर्ट ने इतना टाइम दिया है आपको कि उससे उसके बाद आओगे ना तो आप खुद ही उनके सामने क्या बोल पाओगे? कोर्ट बोलेगा तुमको 3 साल का टाइम दिया, 3 साल में तो सीएस भी बन गए होगे, अब तक टाइम नहीं मिला कि केस फाइल करने का, तो आपके एक्सक्यूज बचेंगे ही नहीं, वो लोगों ने टाइम ऑलरेडी उतना दे रखा है। ये बात आपको ध्यान रखनी। इंट्रोडक्शन में देख लो कुछ चीजें क्लियर आउट की। यहाँ पे बोला है कि ये जो एक्ट है ना सारी सिविल प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल है। अगेन बाइफर्केशन ऑफ सिविल वर्सेस क्रिमिनल। सिविल में डिस्प्यूट्स होते हैं, सिविल में कोई जेल नहीं जाता है, सिविल में जो नुकसान किया होता है वो चुकाना पड़ता है। क्रिमिनल वाला मैटर अलग हो गया, वहां फिर वो जेल वाला पार्ट आ जाएगा, ऑफेंस वाली चीज आ जाएगी। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे लिमिटेशन एक्ट हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, तो सिविल वर्सेस क्रिमिनल पहले आप खास ध्यान रखो। सिविल प्रोसीडिंग्स में सब जगह एप्लीकेबल है, क्रिमिनल में सिर्फ कुछ स्पेशल प्रोसीडिंग्स में ही लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है, हर जगह नहीं होता। अब उसका रीजन है, तो क्राइम एक ऐसी चीज है कि सामने वाला जिसके साथ क्राइम हुआ है वो कभी भी रिपोर्ट कर सकता है, नॉट नेसेसरी कि 3 साल में केस फाइल करना ही पड़ेगा, बिकॉज क्रिमिनल ऑफेंस है। कितनी बार क्या होता है, जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ डर जाता है, उसको लगता है कि यार मैं कोर्ट में गया तो पता नहीं है वापस मेरे पे अटैक कर देगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो लोग डर के मारे हिम्मत नहीं जुटा पाते कि कोई गैंगस्टर के सामने कोर्ट में जाएंगे, क्या पता अपने साथ क्या हो जाए, छोड़ो यार देखते हैं, सोचते हैं, हिम्मत ही नहीं हो रही। बट फिर सर्कमस्टांसेस मीडिया में, सोशल मीडिया में कुछ ऐसे हो गए, पब्लिक लाइफ में वो जो पर्सन है जिसने क्राइम किया था उसके अगेंस्ट पूरा माहौल बन गया। अब आप में भी हिम्मत आ गई, बोले अब तो इसका टाइम खराब है, सब लोग इसके खिलाफ एक्शन ले रहे, मैं भी जाके बोलूंगा इसने 5 साल पहले, 10 साल पहले मेरा भी नुकसान किया था, मेरे पे भी अटैक किया था, व्हाटएवर इट इज, तो आप बाद में जाके भी एप्लीकेशन कर सकते हो। तो क्रिमिनल मैटर्स में बहुत बार कोर्ट लिमिटेशन पीरियड को बीच में नहीं लाता, केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए। ऐसा भी होता है, तो 10-15 साल, 20 साल बाद भी केस रिपोर्ट होता है। अब सामने वाला आर्ग्यूमेंट दे इतने साल से तुम कहाँ थे, तो भाई केस जितना सेंसिटिव है उस बेसिस पे ये हो सकता है कि अलाउ किया जाए, यहाँ भाई हिम्मत जुटाने में टाइम लग गया, पॉसिबल है। तो क्रिमिनल मैटर्स में यूजुअली लिमिटेशन पीरियड अप्लाई नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में वहां पे भी हो सकता है। लॉ है, इतना वाइडर पर्सपेक्टिव है, इफ एंड देन, एक्सेप्शंस, ऐसा वैसा सब्जेक्टिविटी रहने वाली है, आप यूनिवर्सल लॉ नहीं बना सकते यहाँ पे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, इम्प्लाइड सी बात है। फिर देखो जिस प्रिंसिपल पे लॉ ऑफ लिमिटेशन बना है वो प्रिंसिपल आपको दे रखा है, लैटिन में भी है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी मैंने लिखा हुआ है। पहले इंग्लिश वाला बता रहा हूं तो लैटिन वर्ड समझ आएंगे। इन्होंने बोला है द लॉ एड्स द डिलिजेंट एंड नॉट द इंडोलेंट पर्सन, लॉ एड्स एक्टिव पर्सन एंड नॉट द लेजी पर्सन। सिंपल रूल है, जिसको जस्टिस चाहिए उसको एक्टिव रहना पड़ेगा, टाइम टू टाइम कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर आप लेट हो गए तो फिर आपकी कोई मदद कोर्ट नहीं कर पाएगा। तो जो एक्टिव पर्सन है, डिलीजेंट है, उसकी हेल्प की जाएगी, जो लेजी है, इंडोलेंट है, उसकी हेल्प नहीं की जाएगी। अब ये लैटिन में आप जो फ्रेज है ना उसमें थोड़ा वर्ड्स को पकड़ो तो आपको एग्जाम में रिलेट होगा। विजिलेंटिबस बोला है, विजिलेंट मतलब एक्टिव, अलर्ट, नजर रखना, विजिलेंस, ठीक है। नॉन डोरमेंटिबस, डोरमेंट मतलब इनएक्टिव, तो जो इनएक्टिव है उसकी कोई मदद नहीं की जाएगी, जो विजिलेंट है उसकी मदद की जाएगी। ये लोग क्या करते हैं, जेआईजीएल के पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे लैटिन फ्रेज वाले चिपका देते हैं सिर्फ डराने के लिए। एक ही लाइन का क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस, लिख के दे दिया। अभी आप सोच में पड़ गए, बोले यार ये क्या था तो सही बुक में, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया, अब स्ट्राइक ही नहीं हो रहा। अब ये सीधा सीधा पूछ लिया होता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ लिमिटेशन, तो सब लोग लिख के आते हैं, बट लैटिन में पूछ लिया, आधे लोगों ने छोड़ दिया, वैसे मार्क्स चले जाते हैं। तो ये एक चैप्टर है, एडमिन लॉज है, 2-3 चैप्टर्स है जहाँ पे ऐसे लैटिन फ्रेजेस इन बिटवीन, आरटीआई में भी थे, तो लैटिन फ्रेजेस वो लोग लिख के दे देते हैं। आपको लैटिन फ्रेज पूरा याद करके लिखना नहीं आ रहा है तो ठीक है, जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ के एटलीस्ट स्ट्राइक हो जाए कौन सा वाला है उतना तो मिनिमम पता होना चाहिए, नहीं तो वो क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। एक क्वेश्चन तो पेपर में रखते ही है, 4-5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन रख दिया, आता हुआ आंसर चला जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशन,
तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये रूल या प्रिंसिपल ध्यान रखना, वर्ड्स को टारगेट करना तो आपके ध्यान में रहेगा। बोलो, बात समझ आई? तो ये है लिमिटेशन पीरियड। कहीं कहीं जगह तो लिमिटेशन पीरियड बहुत कम भी होता है, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वाला एक एक्ट है आपका, सिलेबस में आएगा भी, तो उसमें भी उन्होंने कुछ डिटेल वैसी दे रखी जहाँ पे चेक बाउंस हो जाता है। किसी ने आपको चेक से पेमेंट किया और चेक बाउंस हो गया। अब चेक बाउंस होने के बाद आपने बैंक में पता किया, आपके घर पे लेटर आया इनसफिशिएंट फंड्स, सामने वाले के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे इसलिए चेक बाउंस हो गया। अब वहां पे लिमिटेशन पीरियड है सिर्फ 30 डेज का। 30 डेज में अगर आपने उस पर्सन को नोटिस नहीं दिया, लीगल नोटिस, तो फिर बाद में आप उस पर केस फाइल नहीं कर पाओगे। लीगल नोटिस देना बहुत ही नेसेसरी है और ये आपको टाइमली करना पड़ेगा। तो वहाँ टाइम लिमिट बहुत शॉर्ट रखी हुई है वैसे। चलिए आगे देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव समझ आए, लिमिटेशन एक्ट क्यों बनाया गया वो क्लियर हुआ। ठीक है, जितना केस पुराना होता जाएगा उस सिचुएशन में एविडेंसेस कलेक्ट करना, उस पर्सन को लेके आना जिसके ऊपर चार्ज है, कोई विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, ये सब डिफिकल्ट होता जाता है। तो टाइम के साथ चीजें लोग भूल जाते हैं। तो जो तब इन्वॉल्व था बोले सर कुछ याद नहीं, वो 40 साल पहले केस अभी कहाँ याद होगा। 40 साल बाद कोई केस करने आ गया, बोले वो 2025 में ऐसा हुआ था, बोले सर 2065 हो गया, अभी आप मेरे को 2025 की बात पूछ रहे हो, मुझे ये नहीं पता कल मैंने खाना क्या खाया था, 40 साल पहले क्या हुआ था मैं कैसे याद करके बताऊंगा। तो वो बहुत डिफिकल्ट है प्रूव करना, इसलिए कोर्ट बोलता है कि टाइम टू टाइम नहीं आओगे ना, हम मदद नहीं कर पाएंगे। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं था, अब है, तो तुम खुद ही रिकवरी कर लो, हमें मत बोलो। तो वो एक पॉइंट के बाद मना कर सकते हैं वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेशन बार्स रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश राइट। एक बार ये इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, ये टाइटल कमेंट सिंपल 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी पेस्ट पीछे लगा दिया, क्वेश्चन कमेंट ऑन द फॉलोइंग, बस आपको इसके ऊपर कमेंट करना है। तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, लिमिटेशन बार्स रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश राइट। अभी सेंटेंस का मतलब समझते हैं, इसको डिकोड करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। ये लिमिटेशन एक्ट जो है वो क्यों बनाया गया, ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि आप कोर्ट में टाइम पे जाओ, लेकिन इससे आपके राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कुछ पैसे उधार लिए, ठीक है, अब कुछ अमाउंट मान लेते हैं 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए मैंने आपसे उधार लिए और मैंने बोला कि मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा, कुछ अग्रीमेंट करना है तो अग्रीमेंट कर लेते हैं, आई विल पे यू द मनी बैक विद इंटरेस्ट, प्रॉमिसरी नोट बोला है, जो भी हम बना लेते हैं, अग्रीमेंट हो गया। अब आज वो पैसा वापस देने की ड्यू डेट है, आपने फोन किया, बोले सर वो 10 लाख रुपए आपने लिए थे, आज की ड्यू डेट है, कब पैसे लेने आए। बोला यार जी आज तो एकदम तो पैसे मेरे पास अभी अरेंज नहीं हुए, 1-2 दिन का टाइम दो, मैं अरेंज करके आपको फोन करता हूँ, फिर अपने मिल लेते हैं। आपने बोला चलो ठीक है, 1-2 दिन में तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो वैसा हो गया। अब 1-2 दिन में मेरा कोई जवाब नहीं आया, अब आप कॉल कर रहे हो तो मैं कभी रिसीव कर रहा हूँ, कभी नहीं कर रहा हूँ, कभी हाँ बोल रहा हूँ, कभी ना बोल रहा हूँ। अब थोड़ा आपको टेंशन हो गई कि यार पैसे वापस मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, ये सब चीजें हैं। अब ये हो गया डेट रिकवरी वाला मैटर। अब लिमिटेशन एक्ट यहाँ पे आपको लिमिटेशन पीरियड ग्रांट करता है 3 इयर्स का, मोर देन इनफ टाइम, मतलब 3 साल के अंदर अंदर आपको मेरे ऊपर केस फाइल कर देना चाहिए अगर आप कोर्ट के रास्ते से रिकवरी करना चाहते हो। 3 साल कब से, जिस दिन ड्यू डेट थी तब से। अब जिस दिन ड्यू डेट पे आपने मुझे कॉल किया, मैंने 2-4 दिन में आपको पैसे अरेंज कर देता हूँ। तो आपको भी पता है कि अगर सामने वाले ने पैसा नहीं भी दिया तो मेरे पास 3 साल का टाइम है, वो 7 दिन 15 दिन की इतनी शॉर्ट लिमिट नहीं है। और 2-4 दिन से मैं आपको घुमा रहा हूँ, ऐसे 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना हो गया। अब आपने सोचा कि नहीं यार ये तो कोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, सामने वाला तो अननेसेसरी डिले कर रहा है। आपने मुझे वार्निंग भी दे दी कि सर अगर ऐसे होगा तो फिर लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा, अमाउंट बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, और हमें अपना पैसा इमीडिएटली चाहिए। अब आप केस करना चाहते हो तो टोटल 3 इयर्स के अंदर अंदर आपको मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले लेना चाहिए। हो सकता है कि आपको ये सब बात नहीं पता, या हो सकता है कि मेरे में इतना टैलेंट है कि मैं आपको हर 2-4 दिन में आगे की तारीख दे के डिले किए जा रहा हूँ और आपको कोर्ट तक नहीं जाने दे रहा हूँ। अब हुआ ये, डिले करते 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 3 साल खत्म हो गए ड्यू डेट से, आपने अभी तक मेरे ऊपर केस फाइल नहीं किया। अब मुझे पता है कि भाई केस फाइल तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब जब आप कोर्ट में जाओगे तो मैं ही उसको चैलेंज करूंगा, जज को बोलूंगा सर लिमिटेशन पीरियड चेक करो, खत्म हो गया। तो लीगली 3 साल होने के बाद केस फाइल हो नहीं सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता। बात समझ आई? और बात ठीक भी, जज ने बोला हाँ भाई करेक्ट है, 3 साल हो गए, आप कहाँ थे, अभी तक नोटिस क्यों नहीं भेजा और केस क्यों नहीं फाइल किया। तो 3 इयर्स खत्म होने के बाद कोर्ट में जाने का और पैसे क्लेम करने का जो आपका लीगल ऑप्शन है वो चला गया। बट क्या इसका मतलब ये है कि उन पैसों पे आपका राइट खत्म हो गया और अब वो पैसों पे आपको कोई हक नहीं बनता? ऐसा आप मान लोगे मन से, बोले नहीं अब से वो 10 लाख रुपए हमारे नहीं, अब तो सर के ही बनते हैं, हमारा लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया तो उन पैसों के ऊपर हमारा राइट है ही नहीं। ऐसा तो आप कभी नहीं सोचोगे। आपको वो पैसा लाइफ टाइम तक याद रहेगा, अगर मैंने नहीं दिया तो डेली याद करोगे क्या 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। समझ आए? अब देखो 3 साल लिमिटेशन पीरियड के खत्म हो चुके हैं, आप मेरे ऊपर लीगल केस फाइल कर नहीं सकते।
तो अब तो ऐसा है कि मेरी मर्जी में पैसा दूं ना दूं, अगर मैंने पैसा नहीं दिया आप क्या कर लोगे, ये वैसी बात हो गई। सपोज 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गए, मुझे नहीं फ्यूचर कभी ऐसा ऐसा गिल्टी फील हो रहा है, ऐसे वो पाप करने के बाद प्रायश्चित करने की इच्छा होती है ना, तो एक पॉइंट पे मुझे रियलाइज हुआ कि यार लोगों के पैसे नहीं दिए ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा उन्हीं की वजह से मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, और पैसे वापस कर देने चाहिए ताकि लाइफ में सब ठीक हो जाए। तो ऐसा ना पछतावा हो रहा है। अब 5 साल के बाद मैंने आपको फ़ोन किया, मैं बोला पहचाना? बोले सर आपको कैसे बोल सकते हैं। मैं बोला वो मैंने कुछ पैसे लिए थे आपसे। बोले सर कुछ नहीं, 10 लाख रुपए लिए थे आपने। वो कुछ नहीं होते, हम तो डेली याद करते हैं, सुबह उठ के पहले आपकी शक्ल याद आती है, ठीक है, 4 गालियाँ आपको देते हैं, भगवान का नाम बाद में लेते हैं, तब जाके दिन शुरू होता है, तो हम तो रोज याद करते हैं आपको। मैं बोला हाँ, मैंने उसी के रिगार्डिंग फोन किया, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि रोज सुबह आप उठ के मुझे याद करते हो, पर जिस जिस भाव से याद कर रहे हो भाव अच्छे नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो आपका पैसा मैंने लिया था, जो नुकसान हो गया, मैं रिटर्न कर देता हूँ। तब पैसे नहीं थे, मैंने जानबूझ के नहीं किया एटसेट्रा, बट अब मैं वो पैसे देना चाहता हूँ आपको। अब इसमें आपका रिएक्शन क्या होगा अगर मैं वो पैसे रिटर्न करने की बात करता हूँ? तो क्या आप वो पैसे रिटर्न लोगे? आप बोलोगे नहीं नहीं सर, अब वो पैसे हम कैसे वापस ले सकते हैं, लिमिटेशन पीरियड तो खत्म हो गया। क्या ये जवाब होगा आपका? या आप बोलोगे आने दो भाई, लक्ष्मी है, कौन मना करता है, ठीक है, आ रहे पैसे वापस आने दो, हमारे ही हैं। अच्छा, मैंने बोला सर वो देखो ब्याज वाला जो पार्ट है ना, वो तो मेरे पास नहीं है, तो इंटरेस्ट मैं नहीं पे कर पाऊंगा, लेकिन प्रिंसिपल है वो अरेंज हो सकता है। क्या रिएक्शन होगा, चलेगा या नहीं मानोगे? बोले नहीं नहीं, इंटरेस्ट के साथ पैसा चाहिए, पूरे 5 साल का इंटरेस्ट लेंगे, ऐसा होगा? या प्रिंसिपल अमाउंट पे अग्री कर लोगे? कर लोगे, ठीक है। अब मैंने बोला 10 लाख पूरे नहीं है, 8 लाख है, चलेगा? बोलो, थोड़ा बार्गेनिंग चल रहा है। मेरा 8 लाख नहीं, 5 लाख ये चलेगा? आप बोलोगे सर जो आता है आने दो, आ तो रहा है, हम तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे कोई पैसे वापस आएंगे। आप 5 लाख रुपए दे रहे हो, 50,000 दोगे तो भी चलेगा, जो आ रहा है ना तो हमारे ही है। तो आते हुए पैसे अपने डूबे हुए पैसे वापस आ रहे, तो जितने भी आ जाए कौन मना करेगा। पॉइंट ये है कि उन पैसों पे आपका हक या जो आपका राइट है वो खत्म नहीं हुआ, लीगल ऑप्शन चला गया, कोर्ट के थ्रू पैसे वसूल नहीं हो सकते क्योंकि आप लेट हो, लेकिन वो पैसा तो आप ही का है ना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो पैसों पे आपका जो राइट है वो खत्म हो जाए। तो वही बात यहाँ पे पॉइंट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लिमिटेशन बार्स रेमेडी, रेमेडी मतलब वो लीगल सॉल्यूशन, बट डज नॉट एक्सटिंग्विश राइट, आपका राइट खत्म नहीं होता। अच्छा, दूसरे तरीके भी है ना, मार्केट में बहुत लोग ऐसा करते हैं पैसा लेके डिफॉल्ट कर देते हैं, कोर्ट का ऑप्शन है नहीं, टाइम खत्म हो गया, जो भी सिचुएशन है, तो दूसरे तरीकों से ही पैसे वसूल हो सकते हैं। अब दूसरे तरीके का मतलब ये नहीं कि आप 4 बंदे लेके चले गए उसके ऑफिस पे, सब हॉकी स्टिक लेके और बेसबॉल बैट लेकर सब बाहर खड़े हो गए, भाई पैसे देने हैं कि नहीं देने, वो वाला तरीका नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें तो आपने तोड़फोड़ कर दी ना, तो उल्टा वो आपके ऊपर केस कर देगा कि मुझे मारने की कोशिश की, लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद भी, तो आप फंस जाओगे, बोले पैसा भी मेरा डूब गया है, जेल भी मैं ही जा रहा हूँ, ये कौन सा तरीका है, तो वो तो उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, देखो मार्केट में जब काम करना है, अब अगर मैंने आपके ऐसे पैसे ले लिए और नुकसान कर दिया, पैसा रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, आप सोचे यार कोर्ट वाला ऑप्शन तो चला गया, अब क्या करूँ, इतने दिन से इससे पैसे मांग रहा हूँ, ऐसे बातों में घुमा घुमा के 3 साल निकाल दिए, 1 रुपया नहीं दिया, अब क्या करूं मैं। तो मार्केट में और भी लोग हैं जो काम कर रहे होंगे, तो क्या है ना, एक वो सोशल प्रेशर भी बनाया जाता है, ऐसा भी होता है। अब मैंने आपसे जो पैसे लिए आप वो बात और 4 व्यापारियों को जाके बताओगे कि भाई इसके साथ काम करे, संभाल के करना, मेरे 10 लाख रुपए खा के बैठा है, पैसे नहीं दे रहा है, अब मेरा नाम खराब हो रहा है। अब बाकी 4 लोग भी सोचेंगे ना कि यार इसके साथ ऐसा किया है, हमारे साथ भी करेगा, तो इसके साथ डील करने से पहले सोचना पड़ेगा, इसको कोई गुड्स उधार में नहीं देना है, इससे जो भी काम करना है कैश में करना है, एक वो पॉइंट हो जाता है। तो मेरी रेपुटेशन खराब होगी तो मेरे काम पे इम्पैक्ट होगा। कितनी बार क्या है ना, जब एक मार्केट में इतने लोग बैठे होते हैं ना, तो मार्केट के या एसोसिएशन के जो लोग होते हैं वो लोग भी फिर मिलने जाते हैं कि भाई साहब इनके पैसे क्यों नहीं दे रहे हो आप। अब मैं बोला यार ये है वो है, ऐसा है वैसा है, तो फिर वो लोग भी थोड़ा स्ट्रांगली बोल देते हैं कि देखो बहाने बनाओगे और उसका पेमेंट नहीं करोगे तो हम लोगों में से कोई भी आपके साथ काम नहीं करेगा, ना आपसे कोई गुड्स खरीदेंगे ना आपको गुड्स बेचेंगे, आप अल्टीमेटली मार्केट से बाहर हो जाओगे। फिर आपको जो करना है करो, क्योंकि आप ऐसे पैसे लेके बैठ जाओगे तो एक दूसरा व्यापारी बेचारा परेशान हो रहा है, कल को कोई और होगा, तो ये तो आदत बन जाएगी, ये नहीं चलेगा। अब जब इतने लोग मुझे बोल के चले गए और एसोसिएशन के जो मेंबर्स वो बोल के चले गए, तो मुझे भी डर लगेगा कि यार ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, दे देता हूँ पैसे, नहीं तो क्या होगा ना, सबके साथ काम धंधा ही बंद हो जाएगा, तो फिर फंस जाएंगे। ऐसे प्रेशर बना के आपने पैसे निकलवा लिए। फिर मैंने बोला चलो अभी मेरे पास है नहीं, वैसे है तो सही, बट मैं एकदम से बोलूंगा लो 10 लाख रुपए अभी ले लो, तो और नाम खराब होगा। बोले देखो पैसे थे लेकिन लेके बैठा था, प्रेशर बनाया तो तुरंत दे दिए। अब मैं बोलूंगा अब मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अरेंज करके देता हूँ, अभी 1 लाख रुपए है वो ले जाओ, चलो जो है आपको पूरे दे दिए, 2-4 दिन में फिर थोड़े थोड़े करके दूंगा, तो आपको लगेगा चलो मेरे पैसे वापस आ गए, और थोड़ा ये भी दिखेगा कि मेरे पास नहीं थे, जेन्युइनली नहीं थे, लेकिन अरेंज करके मैंने दे दिए, वैसा हो गया। तो अल्टीमेटली आपके पैसे तो आपने निकलवा लिए। तो अगर कोर्ट का रास्ता बंद हो जाए तो भी उन पैसों पे आपका हक रहता है।
और दूसरे तरीके से आप इस तरीके से पैसे निकलवा लो तो वो लीगल है, उसमें कोई मना नहीं। फिर मैंने आप पे केस कर दिया, बोले सर लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद भी मेरे पे प्रेशर बना के मेरे से पैसे निकलवाए, तो कोर्ट बोलेगा पैसे उनके तो थे, निकलवाए का मतलब क्या है, तो आपको टाइम टू टाइम दे देने चाहिए सर, आपको मारा पीटा कुछ गुंडे वुंडे भेजे आपके यहाँ। बोले नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं किया, लेकिन 4 लोग आए थे एसोसिएशन से, तो उन्होंने फिर ऐसे बोला आपके साथ काम नहीं करेंगे, ये है वो है, तो फेयर इनफ, जिसका पैसा बनता है उसका दे दो। तो मैं थोड़ी आप पे केस फाइल कर सकता हूँ कि लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद आपने मुझसे पैसे रिकवर किए, वो नहीं हो सकता, क्योंकि पैसों पे जो राइट है वो आप ही का रहेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक है। अब देखो अंदर लैंग्वेज में यही बातें लिखी है और बहुत डेप्थ में वो लोग गए भी नहीं है। एग्जाम्पल जो नीचे लिखा है ना वो डेट रिकवरी वाला है, वही मैंने आपको समझाया। 2 मिनट लेके आपको 3-4 पॉइंट्स पढ़ने, तो आप लैंग्वेज अभी पढ़ लो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई जल्दी नहीं है, लैंग्वेज के साथ खत्म करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, हो गया। बोलो लैंग्वेज में कोई डाउट किसी पॉइंट पे? बात समझ आ गई, क्लियर हुआ? चलो देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 3 है। अब थोड़ा ऐड के सेक्शंस के साथ बात करेंगे। नंबर्स आपके याद में रहे सेक्शन 3, 4, 5 तो अच्छी बात है, तो ट्राई करना, पढ़ते पढ़ते स्लोली ग्रेजुअली याद हो जाएंगे। सेक्शन 3 बोला है बार ऑफ लिमिटेशन। वही बात हो रही है जो पीछे अपन देख रहे थे। कोई भी सूट हो, अपील हो, एप्लीकेशन हो, प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के बाद अगर फाइल की जाती है तो कोर्ट के पास ये पूरा राइट रहता है कि वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सके ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशन पीरियड, कि टाइम खत्म हो गया, यू आर लेट, और हम आपका एप्लीकेशन इस बेसिस पे रिजेक्ट कर रहे हैं। सेक्शन 3 के जो प्रोविजंस है वो मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब कोर्ट को कंपल्सरीली ये करना ही पड़ेगा। अब इसमें 2 तरीके हैं। जब कोर्ट में कोई केस फाइल होता है तो कोर्ट बाय डिफॉल्ट खुद से या सुओ मोटो ऑन इट्स ओन मोशन खुद से वो लोग लिमिटेशन पीरियड वेरीफाई करते हैं, और अगर उनको पता चला कि लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया तो कोर्ट सामने से रिजेक्ट कर देता है। बाई चांस कोर्ट अगर भूल गया, देखो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, कभी होता है नहीं भी ध्यान रहे जज के, तो जो डिफेंस पार्टी है वो पहले ही ऑब्जेक्शन रेज कर देती है। उनका वकील भी तो बहाने ढूंढ रहा है अपने क्लाइंट को बचाने का, बोले सर ये केस तो एक्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। बोला क्यों? भाई लिमिटेशन पीरियड तो खत्म हो चुका है। बोले हाँ हाँ मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। अगर सच में खत्म हो चुका है तो केस आपका हो गया रिजेक्ट। तो सेक्शन 3 को फॉलो करना मैंडेटरी है। या तो कोर्ट सुओ मोटो ये काम करे या फिर पार्टी ऑब्जेक्ट कर सकती है, दोनों पॉइंट्स रहेंगे। आगे देखते हैं। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली है, उस पर आप ध्यान देना, मैंने हाईलाइट कर रखी। द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 3 इज नॉट टू डिप्राइव द कोर्ट ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन मतलब कोर्ट के पावर्स, कोर्ट की रेंज, अपन ने पहले बात की थी। सेक्शन 3 कोर्ट के पावर्स को कम करने के लिए बनाया गया है या लिमिटेशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव वो है, ऐसा कुछ पता चला आपको? ऐसा लगा आपको कि ये लिमिटेशन एक्ट या सेक्शन 3 जो है, जहाँ पे बोला है कि बाद में केस एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता, ये कोर्ट के पावर्स को कट डाउन करता है? ये कोर्ट के पावर्स पे रिस्ट्रिक्शन है या हमारे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम टाइम टू टाइम केस फाइल करें? हमारे ऊपर है ना। कोर्ट के पावर थोड़ी ना यहाँ पे कम हो रहे हैं। एंड इट इज नॉट टू डिप्राइव कोर्ट ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन और ऑफ इट्स पावर कि भाई ये कोर्ट केस ना चला सके, उनको रोकने के लिए नहीं है ये, इसलिए कि आप लोग टाइम पे हो। इट इज फॉर कन्वीनियंस एंड फॉर इफेक्टिवनेस। तो उसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है। वैसे
तो कोर्ट के अगेंस्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने ये भी आगे बोला हुआ है कि कोर्ट के पास एक्सेप्शनल पावर्स होते हैं, जब लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद भी वो केस को एक्सेप्ट कर सके, ऐसे पावर्स भी होते हैं। एक्सेप्शन लॉ में हर चीज का आपको मिलेगा। उन्होंने ऐसा मेंशन किया हुआ है कि भाई केस अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और सिर्फ लिमिटेशन पीरियड के ग्राउंड्स पे केस को रिजेक्ट कर देना अपने आप में इनजस्टिस हो जाएगा, तो कोर्ट चाहे तो इस चीज को ओवरराइड भी कर सकता है। उनके पास एक्सेप्शनल पावर्स भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट के पावर्स को रोकने के लिए सेक्शन बनाया गया, इसको नेगेटिव सेंस में बिल्कुल नहीं देखना। ये बात क्लैरिफाई की वैसा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेक्शन 4, इफ द कोर्ट इज क्लोज्ड ऑन लास्ट डे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपका अभी वो CS का एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन की डेट थी, तो कल मैंने आपको 30 नवंबर लास्ट है जिनको दोनों मॉड्यूल अप्रोच करने हैं, और 31 जैन है जिनको एक मॉड्यूल जून में देना है। तो आपके वो कट ऑफ डेट से एग्जाम फॉर्म की भी कट ऑफ डेट आती है। अब हर बार ऐसा होता है जब लास्ट तारीख आती है ना, तब मेरे पास कॉल आता है किसी ना किसी का बैच में से, एग्जाम फॉर्म भरने बैठे हुए हैं, 25 मार्च लास्ट है, 25 मार्च को रात को 11:55 पे फॉर्म भर रहा है और फोन आ रहा है, बोले सर वो एग्जाम फॉर्म भर रहा हूँ, फेल हो रहा है बार बार, 5 ही मिनट बचे हैं। बोला तो इतना जल्दी क्यों याद आया, 5 मिनट और रुक जाते, फिर आराम से भर लेते, क्या फर्क पड़ता। एकदम वो लास्ट मोमेंट पे ना काम करने की आदत होती है, आखिरी दिन तक खींचते रहते हैं। अब उस दिन क्या सर्वर नहीं चल रहा है, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट फेल हो रहा है, अब 5 मिनट बची है, अब तारीख चली गई तो आपका एग्जाम लेट हो जाएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग डिले कर देते हैं, अननेसेसरी हैबिट होती है कि चलो भाई देख लेंगे, आखिरी दिन पे देख लेंगे, फिर तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अब यही सेम लोग जब आगे जाके कभी कोर्ट केस फाइल करेंगे, आदत तो सेम ही रहेगी ना, अपने आखिरी दिन पे ही जाते हैं, अपनी हैबिट फिक्स है। अब जो आपके लिमिटेशन पीरियड का लास्ट डे है, डेट वाइज कैलकुलेट किया आपने, उस दिन कोर्ट में हॉलीडे, कोर्ट की छुट्टी निकली, बोले अरे यार ये तो अब छुट्टी का दिन आ गया, तो कोर्ट ने बोला आपका लिमिटेशन पीरियड खत्म। फिर आप फाइट करोगे, बोले नहीं नहीं, जब 3 साल लिखा था, 3 साल आज खत्म हो रहा है, तो मुझे तो आज का दिन मिलना चाहिए ना एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। कोर्ट बोल रहा है कि अब कैसे होगा भाई, आज तो छुट्टी है कोर्ट की, अब आपका टाइम चला गया, अब कल तो तारीख बदल जाएगी। बोला नहीं ठीक है, ऐसा भी नहीं करेंगे। सेक्शन 4 में क्लैरिफाई किया कि अगर आपके लिमिटेशन पीरियड का आखिरी दिन बाय डिफॉल्ट कोर्ट का हॉलीडे निकला, कोइंसिडेंस हो गया कि भी छुट्टी निकली, तो जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा कोर्ट का, वो आपको लिमिटेशन पीरियड के अंदर यूज करने को मिलेगा। 1 दिन और दे देंगे, उससे ऊपर नहीं। अब कोर्ट की 4 दिन छुट्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5वां दिन वर्किंग डे होगा ना, तो वो आपका लास्ट डे माना जाएगा, ये वाला नहीं। अब क्योंकि 3 साल आगे का कोई कैसे कैलकुलेट करेगा कि आज कोई मैटर हुआ, ड्यू डेट है, आज से 3 साल की टाइम लिमिट है, और वो 3 साल के बाद उस दिन दिवाली है, जरूर थोड़ी आपने अभी से कैलकुलेट कर लिया होगा। तो उस दिन जब लास्ट डे आया तब पता चला यार आज तो फेस्टिवल है या और कोई फेस्टिवल है, कोर्ट बंद है, तो जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा वो आप क्लेम कर सकते हो, वो आपका लिमिटेशन पीरियड का आखिरी दिन होगा। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन सेक्शन 4 में उन्होंने क्लैरिफाई की, और प्रैक्टिकली ये सिचुएशन हो भी सकती है। बोलो कोई डाउट यहाँ तक समझ आया? चलो नेक्स्ट देखें। अगला पॉइंट है सेक्शन नंबर 5। ये थोड़ा सा शॉर्ट नोट टाइप का आंसर भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी हुआ है। डॉक्ट्राइन है, मतलब इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, बिकॉज रूल्स के नाम पे लोग टॉपिक्स एग्जाम में रिपीट करते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज, और ये नाम आपको पूरे लॉ में काफी जगह लिखा हुआ मिलेगा, डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज। तो वेरी रिपीटेड टॉपिक, बहुत जगह रेफरेंस आता है इसका। सफिशिएंट कॉज का मतलब जेन्युइन रीजन होना, सर ऐसा था वैसा था ये था वो था, इसलिए मैं कोर्ट में नहीं आ पाया, प्लीज अलाउ कर दो और केस एक्सेप्ट कर लो। तो बहुत बार कोर्ट इस डॉक्ट्राइन का यूज करके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में डिले होने के बाद भी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज, वैसा है। अब इसमें बाकी चीजें क्लैरिफाई करते हैं जो आपको लिखनी है स्पेसिफिक। सेकंड पॉइंट में देखो, सेक्शन 5 प्रोवाइड्स दैट एनी अपील और एनी एप्लीकेशन other than application under any of the provisions of given order number 21 of the Code of Civil Procedure may be admitted after prescribed period if the appellant or applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. Order number 21 of CPC Civil Procedure Code हम आगे पढ़ेंगे, उस ऑर्डर में जो चीजें कवर होती है वहां ये डॉक्ट्राइन नहीं अप्लाई होता, लेकिन बाकी के सिविल मैटर्स में कोर्ट आपको इस डॉक्ट्राइन का बेनिफिट दे सकता है। उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है। डिस्क्रिशनरी का मतलब उनकी मर्जी, उनका मन करे तो अलाउ करे, नहीं करे तो ना अलाउ करे, मतलब वो जज के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको डॉक्ट्राइन का बेनिफिट देना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो इसमें रूल बुक नहीं आ सकती, इसमें सब्जेक्टिविटी आएगी, वैसा तो डिस्क्रिशनरी पावर होता है। इट इज क्लैरिफाइड बाय द एक्सप्लेनेशन that the fact that the appellant or the applicant was misled by any order, practice or judgment of the High Court
in ascertaining or computing the prescribed period may be a sufficient cause within the meaning of this section. एग्जाम्पल है, सिस्टम की गलती की वजह से आप लेट हो गए, गलत कोर्ट में चले गए, कोई गलत ऑर्डर आ गया, लीगल सिस्टम वाले आपको गोल गोल घुमा रहे हैं, कोई ठीक से गाइड नहीं कर रहा, अगर ऐसा कुछ है तो ये एक जेन्युइन रीजन हो सकता है। अगर आपने प्रूव कर दिया तो कोर्ट आपको पूरा टाइम देगा कि चलो ठीक है, लेट भी हो गया तो आपका एप्लीकेशन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सक्यूज, और ये आगे के सेक्शन में आएगा भी। द कोर्ट हैज नो पावर टू एडमिट अ टाइम बार्ड सूट इवन इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज फॉर द डिले। टाइम बार्ड सूट, ये अंडरलाइन करके रख सकते हो आप। टाइम बार्ड सूट्स का मतलब ये है कि जिन केसेस में टाइम ही एक एसेंशियल एलिमेंट था, कि समय पे नहीं आया तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, वैसा टाइम बार्ड सूट्स। अब कोर्ट इसमें कुछ कर भी नहीं पाएगा, जजमेंट दे भी दिया तो कोई फायदा नहीं होगा, किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ऐसी कैटेगरी को हम टाइम बार्ड सूट्स बोलते हैं। तो बोला है कि टाइम बार्ड सूट अगर है तो कोर्ट के पास इस डॉक्ट्राइन में कोई पावर नहीं है ऐसे केसेस को एक्सेप्ट करने का, ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट अप्लाइज ओनली टू अपील्स और एप्लीकेशंस एज स्पेसिफाइड देयरिन। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, प्रैक्टिकली इसको समझते हैं, नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देखो, जिन केसेस में ओरिजिनल केस पहली बार फाइल करना होता है वहां हमने क्या देखा, लिमिटेशन पीरियड नंबर ऑफ ईयर्स में होता है, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 12 साल, 30 साल, ऐसा भी होता है। आप सोचो किसी केस में जहां लिमिटेशन पीरियड 12 साल का हो, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का मैटर है, उसमें 12 साल तक का लिमिटेशन पीरियड होता है, 12 साल तक आपने केस फाइल नहीं किया, अब आप जाके बोल रहे हो सर डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज, लेट हो गया थोड़ा सा लेट हो गया, 12 साल में एक भी दिन नहीं मिला क्या? 2-4 दिन की बात होती है, आप बोल सकते सर बीमार था, हॉस्पिटल में था, बुखार था, तबियत खराब थी, 12 साल से तो ऐसी कोई सिचुएशन होगी नहीं। तो 12 ईयर्स का लिमिटेशन पीरियड भी आपको कम पड़ गया, दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस, दिखता ही आपके बिहेवियर से दिख रहा है। तो सफिशिएंट कॉज का बेनिफिट आपको किस बेसिस पे दे? हाउ विल यू जस्टिफाई योर डिले ऑफ 12 ईयर्स? कैसे जस्टिफाई करोगे इसको? हाँ, अगर कोई हेल्थ इशू है, कोमा में थे, बात समझ आती है, बेड रिडन थे, बात समझ आती है, ऐसे प्रोविजंस आगे हैं, लेकिन अदरवाइज फालतू एक्सक्यूज दोगे तो बात नहीं सुनी जाएगी। तो वहां पे जनरली इस डॉक्ट्राइन में कोर्ट कोई बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता नहीं है। लेकिन जहां पे हम अपील में जाते हैं ना, व्हाट इज एन अपील? जब एक बार आपने केस फाइल किया है और आप केस हार गए और अब आप सुपीरियर कोर्ट में उस डिसीजन को चैलेंज करना चाहते हो जो आपके अगेंस्ट में गया, दैट इज कॉल्ड एन अपील। तो अपील वाले मैटर्स में जो लिमिटेशन पीरियड होता है दैट इज वेरी शॉर्ट, 15 डेज, 30 डेज, 3 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स, उससे ज्यादा नहीं होता है। अब देखो, किसी को 30 ही दिन का टाइम दिया, 30 डेज का, कि 30 दिन में अपील करना ही पड़ेगा। हो सकता है 30 डेज में अपील ना कर पाए, तबीयत खराब थी, घर में कोई फंक्शन था, आउट ऑफ इंडिया था, एक्सीडेंट हो गया था, मल्टीपल रीजंस। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हो सर 30 दिन में मैं अप्लाई नहीं कर पाया हूँ, आज 35 डेज हो गए लेकिन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, तो वहां पे कोर्ट ये सेक्शन का यूज करके यूजुअली आपको अलाउ कर देता है कि भाई समझ आता है कि 30 दिन के अंदर अंदर कोई नहीं फाइल कर पाया होगा अपना अपील का डॉक्यूमेंट, वो समझ में आता है, लेकिन 12 साल में नहीं फाइल कर पाया होगा वो नहीं समझ आता। तो जो ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड होता है फॉर फाइलिंग अ केस फर्स्ट टाइम विच इज इन नंबर ऑफ ईयर्स, यूजुअली वहां पे इस सेक्शन का कोई बेनिफिट जजेस आपको नहीं देते, ये एक प्रैक्टिस के बेसिस पे बताया जा रहा है। और जहां पे अपील वाला मैटर होता है, जहां टाइम लिमिट ही कुछ डेज की होती है या लेस देन 6 मंथ्स होती है, तो ऐसे केस में देखा गया है कि नॉर्मली जजेस सेक्शन 5 में सफिशिएंट कॉज मान के आपको टाइम एक्सटेंशन देते हैं। बात समझ आ रही? देख लो लास्ट लाइन में जो लिखा है द रीजन फॉर नॉन एप्लीकेबिलिटी, उसमें यही बात एक्सप्लेन की हुई है। बोलो, वो ऑर्डर नंबर 21 वाला, हाँ, उसमें ऐसा बोला है कि नॉर्मली सेक्शन 5 का बेनिफिट जो है वो आपको अपील्स और एप्लीकेशंस में मिलता है, जैसे अपन अभी बात कर रहे थे।
लेकिन अपील और एप्लीकेशंस वाले पॉइंट में एक एक्सेप्शन दे दिया, ऑर्डर नंबर 21 ऑफ सीपीसी। और सीपीसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑर्डर आपको क्या है वो डिस्कस कराऊंगा, अभी उस डेप्थ में अपन नहीं जा रहे। बट ऑर्डर नंबर 21 ऑफ सीपीसी का अगर मैटर है तो वहां पे उन्होंने बोला कि आपको ये सफिशिएंट कॉज का डॉक्ट्राइन यूज करने को नहीं मिलता है, बट बाकी के सारे मैटर में मिलता है। तो सिर्फ एक्सेप्शन है बीच में, और कुछ नहीं है। और ये अपील और एप्लीकेशन वाला केस जो है वो अभी अपन देख ही रहे थे कि अपील का मतलब क्या है, ओरिजिनल डिसीजन को चैलेंज करना। अपील में वही जाता है जिसने पहले केस ऑलरेडी फाइल किया है या जिसके अगेंस्ट केस हुआ और केस हार गया है, फिर वो अपील में जाता है। तो दैट इज ऑब्वियसली अ सेकेंड स्टेज। बोलो कुछ क्वेरी समझ आएगी? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट में बोला है उन्होंने कि बोला ये जो सफिशिएंट कॉज के डॉक्ट्राइन का बेनिफिट देने और ना देने वाली बात हो रही है ना, दिस इज एक्चुअली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। डिस्क्रिशन का मतलब होता है मेरी मर्जी, मुझे सही लगेगा तो हाँ बोलूंगा, सही नहीं लगेगा तो ना बोलूंगा। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी पावर। ये वर्ड भी इस सब्जेक्ट में 2-4 जगह आता है तो क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखो नीचे कुछ एग्जांपल्स है, अच्छा कर दिया ये टॉपिक इन्होंने यहाँ पे दे दिया जिससे और क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज सफिशिएंट कॉज एंड व्हाट इज नॉट मे बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की गलत प्रैक्टिस की वजह से आपको मिसलीड किया गया और आपको समझ नहीं आई क्या करना है क्या नहीं। इसमें आपकी गलती है या सिस्टम की गलती है? तो मिलना चाहिए आपको टाइम एक्सटेंशन या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। बात समझ आ रही? कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स है। मिस्टेक ऑफ काउंसिल मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। काउंसिल मतलब आपका लॉयर, ठीक है, उसकी गलती की वजह से आप परेशान हो गए, लेकिन ये प्रूव होना चाहिए कि उसकी जेन्युइनली मिस्टेक है, तभी कोर्ट आपकी मदद कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट भी वैसा ही है, रॉन्ग एडवाइस गिवन बाय द एडवोकेट। एडवोकेट ने आपको गलत सलाह दी, आप तो उसको ही फॉलो कर रहे थे, फिर पता चला यार ये तो सब उल्टा हो गया। नेक्स्ट है मिस्टेक ऑफ लॉ इन एस्टैब्लिशिंग और एक्सरसाइजिंग द राइट गिवन बाय लॉ। ठीक है, ये तो कानून की गलती हो गई ना। मिस्टेक ऑफ लॉ इन एस्टैब्लिशिंग और एक्सरसाइजिंग द राइट गिवन बाय लॉ, इसमें हमारी तो कोई मिस्टेक है नहीं। लॉ में जो लिखा हुआ है, कितनी बार देखो लॉज ह्यूमन मेड है, तो उसमें भी ड्राफ्टिंग, टाइपिंग, क्लरिकल एरर्स, टाइपोग्राफिकल एरर्स होते हैं, उस वजह से उसको समझने में प्रॉब्लम होती है। बाद में पता चलता है कि लिखा ही गलत है, इस वजह से सामने वाले को आइडिया नहीं लगा, तो उसमें उसको बेनिफिट देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। मिस्टेक तो लॉ की है, लेकिन इसमें बोला है हाउएवर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, ये अंडरलाइन करके रखो। नॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द पार्टी और द लीगल एडवाइजर कंस्टिट्यूट्स अ सफिशिएंट कॉज। नेग्लिजेंस का मतलब क्या, ध्यान नहीं दे रहे हो, चीजें सामने ठीक से लिखी, आप पढ़ते नहीं हो। आपने नहीं पढ़ी, आपके लॉयर ने नहीं पढ़ी, यू आर नेग्लिजेंट, यू आर केयरलेस, तो वहां पे आपको सफिशिएंट कॉज का डॉक्ट्राइन कैसे यूज करने को मिलेगा? ऑब्वियसली अलाउ नहीं करेंगे। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, कानून की जानकारी ना होना, दैट इज योर फॉल्ट। अगर आपको कानून नहीं पता है, ये आपकी गलती। एक केस आया था बीच में, रियल न्यूज है, दुबई में ऐसा केस हुआ था। कोई अमेरिकन रेसिडेंट था, दुबई घूमने आया था, टूरिस्ट। वहां पे ना उसने क्या किया, वो स्पोर्ट्स कार रेंट पे ले ली, लैम्बोर्गिनी ले ली रेंट पे, फरारी थी। रात को भगाने निकला मस्त गाड़ी एकदम स्पीड में, और दुबई के रास्ते तो एकदम सीधे सीधे आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्लेस है, तो कोई नेचुरल सिटी तो है नहीं, तो सीधे रास्ते बने हुए, हाई स्पीड पे गाड़ियां चल रही है और वो फुल स्पीड पे गाड़ियां भगाए जा रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि वहां पे आपको रोड पे ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलेगी, अपने वाला सिस्टम नहीं है कुछ ले दे के सेटिंग करके समझा बुझा के निकल गई, वैसा होगा नहीं। वहां पे उन्होंने ना वो जो डिवाइडर है वहां पे स्पीड सेंसर लगा रखे हैं, और हर थोड़े थोड़े इंटरवल पे स्पीड सेंसर है, और स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर पर आवर सिटी के रोड पे। तो 120 से ऊपर अगर गाड़ी गई तो बाई डिफॉल्ट आपका चालान हो जाएगा। अब चालान कोई आपकी गाड़ी रोक के आपसे कैश नहीं लेने वाला, फास्टैग लगा हुआ है, ओनर का बैंक अकाउंट लिंक्ड है, उसमें से अपने आप पैसे ऑटो डेबिट हो जाते हैं। तो कोई झंझट ही नहीं है कि रुको, बात करो, समझाओ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कम पैसे दे दो, कुछ नहीं, अकाउंट से अपने आप चालान कट जाएगा। और वो भाई गाड़ी भगाए जा रहा है, तो जितने चेक पॉइंट से पास हुआ हर जगह से वो पैसा डेबिट हुए जा रहा है ओनर के अकाउंट में से। सुबह तक तो पता नहीं कितने $1000 या कितने लाख डॉलर का फाइन इकट्ठा हो गया, जितना अकाउंट में था सारा पैसा माइनस हो गया। और इतना ओवर स्पीडिंग किया तो पुलिस भी तो ट्रैक कर रही होती है ना ऑनलाइन के भाई इतना चालान एक ही गाड़ी का आ रहा है। तो सुबह होते होते तो ओनर तो बेचारा सो रहा था गाड़ी रेंट पे देके, उसको तो कुछ पता नहीं, उसके घर पुलिस आ गई, उसको भी उठा लिया, और जो टूरिस्ट था उसको भी अरेस्ट कर लिया, उसकी कार थी वो भी सीज कर ली और इसको जेल में डाल दिया। अब ये बोलता है मुझे नहीं पता था कि स्पीड लिमिट है, ऐसा है वैसा है।
तो भाई आपकी गलती, आपको नहीं पता था। तो हमारे देश में आके आप गाड़ी चला रहे हो, ऊपर से ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, किसी को कुछ हो जाता तो आप ये बोलते हैं मुझे नहीं पता था। तो पता होना चाहिए था, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपको कानून पता नहीं है। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, यू शुड बी अवेयर कि कानून है क्या और क्या नहीं है। या तो आपको कार के ओनर से पूछना चाहिए था, या उसको आपको गाइड करना चाहिए था, या आप गूगल कर सकते थे। लेकिन कानून जाने बिना अगर आप गाड़ी भगा रहे हो इस तरीके से, तो हमारी कोई गलती नहीं, हम तो आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। उसको अरेस्ट किया, जितने भी डॉलर का फाइन लेना बाकी था, पहले उसको बोला भाई इतने पैसे जमा करवा, उसके बाद ही जाना। और नहीं करवा पाया तो उसके घर पे इन्फॉर्म किया और फैमिली को बोला वहां से पैसे भेजो तो इसको छोड़ेंगे। तो 2-3 महीने तक जेल में रखा, जब तक पैसे नहीं आए। पैसे आए उसके बाद उसको वापस भेजा। तो कानून ना पता होना आपकी गलती है, और वो आपको महंगा पड़ सकता है वैसा। नहीं तो फिर हर कोई ये एक्सक्यूज देगा, आपने किसी का मर्डर कर दिया, अब पुलिस अरेस्ट करने आ गई, बोले क्या हो गया, बोले मर्डर किया आपने, और क्या हो गया, बोले तो क्या हुआ, मर्डर किया तो, बोले मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मर्डर करने पे जेल होती है, फाइन होता है, आई वॉज नॉट अवेयर, पता नहीं था, अगली बार ध्यान रखूंगा, इस बार जाने दो। ऐसा होगा, ये लेके जाएंगे। सीधी बात है ना, आपको कानून नहीं पता है तो हमारी गलती है क्या, आपको मालूम होना चाहिए। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इम्प्रिजनमेंट ऑफ द पार्टी और सीरियस इलनेस में बी कंसिडर्ड फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। बहुत ज्यादा बीमार हो और जेन्युइनली ये प्रूव हो रहा है, मेडिकल कंडीशन, डॉक्टर्स की रिपोर्ट, अलाउ कर सकते हैं। इम्प्रिजनमेंट ऑफ द पार्टी, ऑलरेडी जेल में हो, और ये सब जेल में था तो कोर्ट कैसे आता, तो जेल से छूटने का इंतजार कर रहा था, बोले ठीक है भाई फेयर इनफ, चलेगा। टाइम टेकन फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द डिक्री, ये सब मैं थोड़ा आगे समझाऊंगा। डिक्री वाला पार्ट अभी आपको आइडिया नहीं एग्जैक्टली क्या होता है, तो उस एग्जांपल को जानने तो कवर होने वाला है, लेकिन अभी नहीं करेंगे इसको। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइल ऑफ द केस टू द स्टेट काउंसिल और पैनल लॉयर इज नो ग्राउंड फॉर कंडोनेशन ऑफ इनऑर्डिनेट डिले। सर फाइल अवेलेबल नहीं थी, सरकारी डिपार्टमेंट से फाइल नहीं आई थी, नहीं ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी, तुम जाके लेके आते खुद से, ये कोई रीजन नहीं जिस वजह से हम केस को होल्ड करेंगे। Ailment of father during which period the defendant was looking after him has been held to be a sufficient and genuine cause. पेरेंट्स की तबीयत खराब है, बेड रिडन है, छोड़ के नहीं आ सकते, घर पे ही रहना पड़ता है, होती है ऐसी सिचुएशंस। तो बोला ऐसे रीजंस को कितनी बार जेन्युइन कॉज की तरह देखा जाता है और आपको अलाउ करता है वैसा। तो ह्यूमन ग्राउंड्स पे तो कोर्ट ध्यान देता ही है। ये सब एग्जांपल्स हो गए कि सफिशिएंट कॉज क्या है और क्या नहीं। बोलो कुछ कंफ्यूजन नहीं आता, समझ आया, ये पॉइंट्स क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो डेट वाला ना एक सेक्शन है, जो कनेक्टेड चीजें पहले करवा देता हूँ, ये पूरा चैप्टर तो आज खत्म नहीं करेंगे। आप डायरेक्टली आओ पेज नंबर 242 पे, बीच का पार्ट स्किप करो। सेक्शन 19, ये भी पास पेपर में पूछा हुआ है, इतना सा चैप्टर है, 1963 से एक्ट है, तो इतने एग्जाम्स हुए होंगे तो इनमें से कुछ ना कुछ आया होगा, तो घुमा फिरा के आपको रिपीट क्वेश्चन तो मिलने वाले ही हैं। सेक्शन 19 जो है वो डेट रिकवरी की ही बात कर रहा है, जो एग्जांपल अपना चल रहा था वो 10 लाख वाला एग्जांपल जो मैंने आपसे लिए थे, और वो हाइपोथेटिकल है, सच में तो लिए नहीं मैंने। तो 10 लाख रुपए मैंने आपसे बोरो किए थे, इंटरेस्ट कुछ दिया नहीं था, ड्यू डेट आ चुकी है, आप मुझसे पैसे मांग रहे हो। अब मेरा इंटेंशन क्या है, मुझे ना वो 3 साल कैसे भी करके निकालना है कि लिमिटेशन पीरियड एक बार खत्म हो जाए। अब 3 साल तक मैं किसी को 1 रुपया भी दिए बिना घुमाता रहूंगा तो इतना बेवकूफ तो कोई नहीं होता कि मेरी बातों में आ जाएगा और 3 साल तक कोर्ट केस करने का कभी सोचेगा ही नहीं। मैंने सोचा यार देखो ऐसा करते हैं, पैसा बिल्कुल नहीं देंगे तो पंगा होगा, थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा। अब देखना काफी बार ना जो लोग पैसा देना नहीं चाहते या घुमाना चाहते हैं ना, वो होते भी बड़े स्मार्ट है। अब आपको मुझसे पैसे लेने, ड्यू डेट के दिन आप मुझे फोन करो, उससे पहले मैंने ही आपको फोन कर दिया और मैंने बोला वो आपके पैसे बाकी है, मुझे ध्यान में आज देने, लेकिन कोई ऐसा हो गया वैसा हो गया, पैसा अरेंज नहीं हुआ है, मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है, 1 हफ्ते में मैं दे दूंगा। अब सामने से कोई फोन करता है तो आपको थोड़ा ऐसे ट्रस्ट आ जाता है कि नहीं यार, जिसको नहीं देना होता वो तो भागता, फोन नहीं उठाता, बंद कर देता है, तो सामने से फोन किया होगा, चलो ठीक है, सामने से कोई फोन कर रहा है तो 1 हफ्ता रुक जाते हैं। 1 हफ्ता होने ही वाला था, उसके 1 दिन पहले फिर मैंने आपको फोन कर दिया, बोले आपका पेमेंट मेरे ध्यान में है, 2-3 दिन और लगेंगे, मैंने बात की हुई, आ जाएंगे पैसे, मैं आपको हाथों हाथ दे दूंगा, मेरा पेमेंट आने वाला है। अब आप सोचे नहीं नहीं बंदे को ध्यान है, बार बार फोन करके खुद ही बता रहा है, तो ऐसे ना आपको थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाता है। अब ये ट्रस्ट कुछ दिन तक तो चलेगा, फिर मैं 2-4 बार ऐसा डिले करता रहूंगा। फिर मैंने क्या किया, आपको मैंने ना कैश मतलब चेक दे दिया, मैं बोला चेक एक बार रख लो, मैं बोलूंगा तब भरना। आप बोले चलो ठीक है, चेक तो आया हाथ में। अब 15 दिन बाद का मैंने आपको बोला है वर्बली, फिर 14 दिन होते फोन कर दूंगा, बोलो वो चेक मत भरना, आज कैश अरेंज हो गया है, मैं कैश भिजवा रहा हूँ,
तो 2 दिन में कैश भिजवा दूंगा, मुझे चेक वापस कर देना, भरना मत, पास नहीं होगा। अब आप, मैंने ऐसा बोल दिया तो आप रुक गए, फिर और 2 दिन निकाल दिए, ऐसे करते करते 2-3 महीने हो चुके हैं। अब आप धीरे 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 करके आपका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, बोले यार ये गोल गोल घुमा रहा है, 4 बार फोन करता है, ये करता है वो करता है, कभी चेक ले लो कभी कैश ले लो, पैसे नहीं देता है। अब आप थोड़ा सा गुस्सा हो गया, बोले सर पैसे कब दे रहे हो बताओ यार, ये बहुत हो गया, कभी चेक देते हो, कभी चेक वापस ले लेते हो, कभी कैश की बात करते हो, पैसे कब दोगे। तो फिर मैंने सोचा अब मामला सीरियस है, थोड़े पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, कुछ पैसे आपको भिजवा दिए। सपोज 10 लाख रुपए का अमाउंट था, इंटरेस्ट को अभी साइड पे रखते हैं, चलो प्रिंसिपल की बात करते हैं। मैंने 50,000 रुपये आपको भेज दिए। अब 50,000 हाथ में आते ही आपका थोड़ा ऐसा होता है, जान में जान नहीं, तो बोले कुछ तो आया। अब आपको ऐसा थोड़ा सा मेरे पे वापस ट्रस्ट आ गया कि भाई इसने कुछ पैसे भेजे हैं, बाकी के भी दे देगा। आपने बोला सर 50,000 रुपये क्या होते हैं, 10 लाख थे। बोला यार अभी देखो इमीडिएटली इतने अरेंज हुए, इतने तो भेज रहा हूँ, बाकी के भेज देता हूँ। अब 50,000 हाथ में आते ही आप थोड़े से शांत हो जाओगे कि नहीं पैसा दिया। फिर ये सब करते करते 6 महीने हो गए। अब देखो 3 साल का लिमिटेशन पीरियड, 6 महीने में निकाल चुका हूँ बात घुमा घुमा के। फिर मैंने 1 लाख भेज दिया, फिर 2 लाख भेज दिया, ऐसे करते करते 3 साल हो गए। अब मैंने 10 लाख में से सिर्फ 4 लाख रुपए दिए हैं। अब 4 लाख आपके आए भी हैं वापस, लेकिन 6 लाख तो बाकी है। अब लिमिटेशन पीरियड हो गया खत्म। अब मैंने बातें घुमाना शुरू कर दिया, मुझे पता है 3 साल खत्म हो गए, आप क्या कर लोगे। तो बाकी के 6 लाख रुपए या तो मैंने देने से मना कर दिया, या गोल गोल घुमाया और आप समझ गए कि पैसे देने वाला नहीं, तो 6 लाख रुपए तो डूब गए आपके। अब अगर ये स्कीम चलती रही तो हर कोई यही करेगा, 3 साल तक ना टुकड़ों टुकड़ों में थोड़े थोड़े पैसे देता रहेगा, और 3 साल खत्म होते हाथ ऊपर कर देगा, पैसे नहीं दूंगा। बात समझ आ रही। कोर्ट ने बोला यार ऐसे तो फिर बेचारा जो मनी लेंडर है उसका नुकसान हो जाएगा। और इंडिया में होता है ऐसा, आप किसी को पैसे उधार दो ना, फिर आपको उसके सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं, बोले यार मेरे पैसे वापस कर दे, मेरे को खर्चा है, ये है वो है, ऐसा है वैसा, मतलब आपको उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि मेरे पैसों की मुझे क्यों जरूरत है, तू पैसे वापस कर दे। और जो लेके बैठा है वो आराम से सो रहा है, नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा, कोर्ट में जाना जा, ये सिस्टम यूजुअली होता है। तो ऐसे केस में सेक्शन 19 बनाया। सेक्शन 19 में बोला कि जैसे ही आप डेट का एक हिस्सा रीपे करोगे, रिमेनिंग अमाउंट के लिए नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकली मतलब ये हुआ कि 10 लाख रुपए मैंने आपको देने थे, मैंने आपको जैसे ही 1 लाख रुपए दिया, बाकी के 9 लाख रुपए के लिए उसी दिन से नया लिमिटेशन पीरियड आपको मिल गया, नेक्स्ट 3 ईयर्स। बात समझ आई हुआ क्या। मैंने आपको 6 महीने लटका लटका के, धक्के खिला के, फोन करवा करवा के, जैसे कैसे 1 लाख रुपए दिए। तो अभी वैसे तो 2.5 साल ही बचे हैं, और कोर्ट बोलेगा नहीं ऐसा नहीं होगा, यहाँ से बाकी के 9 लाख रुपए के लिए आपको और 3 साल मिलेंगे मेरे ऊपर केस फाइल करने के लिए, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड, रिन्यूअल। समझ आया। अब 6 महीने बाद मैंने आपको और 2 लाख रुपए भेजे, अब टोटल कितना उधार बाकी है, 7 लाख। वो 7 लाख के लिए उस दिन से फिर से 3 साल का नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। बात क्लियर हुई। तो एवरी टाइम आई मेक अ पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, वेदर इट इज इंटरेस्ट पोर्शन और द प्रिंसिपल अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट के लिए फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा कि मैं बातें घुमा घुमा के 3 साल खत्म कर दूं और फिर हाथ खड़े कर दूं कि पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, जब भी मैं थोड़ा पैसा भी पे करूंगा ना, बाकी के अमाउंट के लिए लिमिटेशन पीरियड नया वाला उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ आई। तो सेक्शन 19 में जो मनी लेंडर है, जिसके पैसे फंसे हुए हैं, उसकी सिक्योरिटी कर दी कोर्ट ने या गवर्नमेंट ने, ये सेक्शन बना के। बात समझ आ रही। अब सेक्शन की लैंग्वेज देख लो। रिसेंटली भी 2-3 एग्जाम पहले क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, तो रिपीट होता रहता है। सेक्शन 19, वेयर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ अ डेट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ लेगेसी is made before the expiration of the prescribed period by the person liable to pay the debt or legacy or by his agent duly authorized in this behalf, a fresh period of limitation shall be computed from the time when the payment was made. जब भी पेमेंट किया तब से फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। The proviso says that an acknowledgement of payment must appear in the handwriting of or in a writing signed by the person making the payment. हाँ, प्रूफ तो होना चाहिए ना कि पेमेंट कब हुआ है। एक्नॉलेजमेंट ले लो, साइन ले लो, पेपर पे लिखवा लो, ये बात तो बेसिक है। और इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। वेयर मॉर्गेज लैंड इज इन द पोजेशन ऑफ द मॉर्गेजी, द रिसीट ऑफ द रेंट और प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड शैल बी डीम्ड टू बी अ पेमेंट। मॉर्गेज का मतलब गिरवी रखना, मॉर्गेजर जिसने गिरवी रखा, मॉर्गेजी जिसके फेवर में, जिसके पास जमीन गिरवी पड़ी है। अब देखो मैंने आपके पास जमीन गिरवी रख के, पेपर रख के 10 लाख रुपए लिए थे, और मैंने बोला था कि देखो इस प्रॉपर्टी से जो ब्याज आता है या रेंट आता है, वो रेंट आप रख लेना। तो जैसे ही मैंने आपको रेंट का पैसा दिया या आपने रिकवर कर लिया,
बाकी पैसों के लिए आपका नया लिमिटेशन पीरियड वहां से स्टार्ट हो गया। ऐसे अग्रीमेंट्स बहुत बार होते हैं, बड़ी कॉमन सी चीज है। ये प्रीमाइसिस है, ये मेरी है, मैंने बोला कि यार ये प्रीमाइसिस के पेपर आप रख लो गिरवी, मुझे पैसे दे दो। आपने बोला सर वो ब्याज का क्या होगा? मैंने देखो ये जगह ना मैंने किराए पे दे रखी है, तो जो किराया आता है ना हर महीने आप रख लेना, वो आपका इंटरेस्ट हो गया, चलेगा? आपने बोला फेयर इनफ, कैलकुलेशन किया, सही लग रहा है, चलेगा। तो एवरी मंथ यू आर गेटिंग दैट रेंटल अमाउंट एज योर इंटरेस्ट, तो सेटल हो गया ना, मेरी जेब से ब्याज जा नहीं रहा और आपको आपका पैसा मिल रहा है। तो जैसे ही मैं आपको पैसे देता जा रहा हूँ, रिमेनिंग अमाउंट के लिए लिमिटेशन पीरियड तो आगे कंटिन्यू होता ही जाएगा। तो ये बात यहाँ पे क्लैरिफाई की। डेट डज नॉट इंक्लूड मनी पेएबल अंडर अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। डिक्री वर्ड को भी इग्नोर करो चलेगा, ऑर्डर को आप फॉलो कर लो तो भी ठीक है, जजमेंट ही होता है और कुछ नहीं है। डेट जो वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है ना इस सेक्शन में, उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे जो पैसा देना पड़ता है वो डेट में नहीं काउंट हो सकता। ये अंडरलाइन करके रख लो, वो छोटा सा माइनर सा पॉइंट है, आधी लाइन का पॉइंट है, लेकिन केस में यूज किया ना तो पूरा केस इसी पे बन जाएगा। आपके और मेरे बीच में पैसों का डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट चला गया कोर्ट में, कोर्ट का फैसला आया कि मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या ये पैसा पहले से मेरे पे उधार था या कोर्ट के फैसले की वजह से वो उधार क्रिएट हुआ? वो बात समझ आ रही है? कोर्ट ने बोला मैं केस हार गया तो पैसा देना बनता है ना, अगर मैं केस जीत जाता तो पैसा देना बनता ही नहीं। तो जो लायबिलिटी मेरे ऊपर कोर्ट के ऑर्डर की वजह से इंपोज हुई है वो तो आज ही इंपोज हुई है ना, आज से पहले हम उसको डेट में कैसे काउंट कर सकते हैं? बात समझ आ रही है? ये इन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो भी डेट वर्ड वहां पे सेक्शन 19 यूज कर रहा है उसमें जो पहले से उधार था, जो हमारे बीच में अग्रीड था, वो डेट है, लेकिन कोई अमाउंट पे डिस्प्यूट था और कोर्ट के फैसले में डिसाइड हुआ कि मुझे पे करना पड़ेगा, वो डेट आज क्रिएट हुआ है, उसको आप बैक डेट से काउंट नहीं कर सकते। ये कॉमन सेंस वाली चीज है, तो ये क्लैरिफाई किया, छोटा सा पॉइंट है लेकिन यूज हो सकता है। दस अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन अ फ्रेश लिमिटेशन पीरियड बिकम्स अवेलेबल टू द क्रेडिटर फ्रॉम द डेट ऑफ पार्ट पेमेंट when part payment of debt is made by the debtor before the expiration of the period of limitation। डेटर ने पार्ट पेमेंट किया, क्रेडिटर को बाकी के अमाउंट के लिए उसी डेट से फ्रेश लिमिटेशन पीरियड मिल गया। सेम कंक्लूजन जो अपन बार बार देख रहे हैं। तो ये पूरा एक आपका टॉपिक हो गया सेक्शन 19, जो एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में या केस के फॉर्म में एग्जाम में आ सकता है। बोलो कुछ कंफ्यूजन नहीं आता? क्लियर है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट देखो, अगला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, सेक्शन 24, छोटा सा एक लाइन का सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रैक्टिस। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन्ड इन इंस्ट्रूमेंट। उस दिन अपने वो ऑफिशियल गैजेट देख रहे थे, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, उसमें मैंने आपको डेट दिखाई थी, एक इंग्लिश वाली डेट लिखी थी 31 जुलाई 2019 और एक वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से श्रावण मास वाली डेट लिखी हुई थी, वैसा था। यही पॉइंट यहाँ पे थोड़ा रेफरेंस में आ रहा है। देखो लिमिटेशन पीरियड जब कैलकुलेट हो रहा है तो उसमें तारीख, साल, महीने, ये सब चीजें कंप्यूट हो रही है। अब क्या होगा ना, आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ फालतू के एक्सक्यूज दोगे और कोर्ट में लॉयर ऐसा करने से बचते भी नहीं है, कोई भी रीजन देके आर्ग्यूमेंट करके अपने को जीतना है। अब आपने बोला सर हम तो ना इंग्लिश कैलेंडर फॉलो ही नहीं करते, तो 2025 तो हम मानते ही नहीं है, हमारा तो वो हिंदू कैलेंडर, शाखा कैलेंडर बोलते वो यूज होता है। बोले उसमें तो 2085, 86 पता नहीं कौन सा चल रहा है, विक्रम संवत बोलते हैं ना, अपने पेपर में भी लिखा हुआ था, तो वो ईयर चल रहा है। और कोर्ट बोलेगा ये क्या नया नया लेके आते हो तुम? कोई बोलेगा मैं गुजराती कैलेंडर यूज करता हूँ, कोई बोलेगा मैं हिंदी कैलेंडर यूज करता हूँ, कोई दूसरे देश का कैलेंडर यूज करेगा, तो किसी का 2025 चल रहा है, किसी का 50 चल रहा है, तो ऐसे कैसे हम लोग कोर्ट चलाएंगे यार? कम से कम कैलेंडर तो सेम यूज करो। ये बात इनको लिखनी पड़ी है सेक्शन में, क्योंकि इनको पता है कि लोग कोर्ट में क्या करेंगे। जो इंग्लिश कैलेंडर अपन फॉलो करते हैं जैन टू दिसंबर वाला, उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर ही फॉलो होगा। ये सेक्शन बना के इनको लिखना पड़ा ताकि कोर्ट में आके वैसी फालतू बातें नहीं करो। बोले सर नवंबर डेडलाइन थी, सर कहाँ नवंबर, मेरे को तो पता ही नवंबर क्या होता है, मैं तो श्रावण महीना वो समझ के आया था। हाँ तो आखिरी तारीख तो मैं तो वही मानूंगा। अरे यार ये क्या बात हुई, एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड तो रखना पड़ेगा। क्लियर कर दिया सेक्शन 24 में कि ग्रेगोरियन कैलेंडर ही फॉलो होगा, बाकी जो कैलेंडर में आप मानते हो अपने घर में फॉलो करो, कोर्ट में नहीं। और जजेस तो वैसे भी इतने स्ट्रिक्ट होते हैं ना, थोड़ा गुस्से में रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी को कुछ भी सुना सकते हैं। यूट्यूब पे कितनी बार ना हाई कोर्ट की और प्रोसीडिंग्स जो है वो लाइव चलती है। अभी कोविड के टाइम पे वो ई कोर्ट वाला सिस्टम आ गया था, तो घर से बैठ के हियरिंग होती थी, तो जजेस जो है वो लाइव हैं जूम मीटिंग में, और लॉयर्स भी और पार्टीज भी, वैसे भी होता था। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो कोर्ट में फिजिकली भी मीटिंग चलती है उसको भी लाइव कर देते हैं, तो आप है ना वो हियरिंग देख सकते हो अपने नॉलेज के लिए, क्योंकि लोग जाके भी तो अटेंड करते ही हैं। तो जो हियरिंग कोई भी अटेंड कर सकता है उसको वो लोग बहुत बार इस तरीके से यूट्यूब चैनल पे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, तो उसमें भी बहुत बार ये सब देखने को मिलता है। अपने इंस्टा पे और यूट्यूब पे उसके शॉर्ट क्लिप्स भी आते हैं,
जब जज ने कुछ बोल दिया या पार्टी ने कुछ सामने डिफेंड कर दिया, तो बहुत बार वो छोटी सी बात पे ना डांट भी देते हैं बराबर। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े लॉयर हो, आप गवर्नमेंट की तरफ से आए हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनका पावर ही इतना है तो किसी को कुछ भी बोल सकता है, तो थोड़ा संभालना पड़ता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये इन्फॉर्मेटिव टॉपिक एग्जाम के लिए लर्न नहीं करना है, जैसे आपके नॉलेज के लिए रखा है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि अलग अलग टाइप के केसेस के लिए लिमिटेशन पीरियड जो है वो डिफरेंट होता है। देखो 30 ईयर्स तक जा रहा है, 12 ईयर्स, 3 ईयर्स, ये सब रहेगा, तो रिड्यूसिंग ऑर्डर में है, 1 ईयर टू 3 ईयर एंड 90 डेज टू 10 डेज, डिपेंड्स। तो ये जो छोटे लिमिटेशन पीरियड होते हैं 6 महीने तक के, उसमें वो सफिशिएंट कॉज मिलता है। 6 महीने से ऊपर वाले में यूजुअली कोर्ट अलाउ नहीं करता कि बहुत टाइम हो गया, इतने में तो आप केस फाइल कर ही सकते थे। तो ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए रखा है, रीड करना है तो भी ठीक है, अदरवाइज चलेगा, सिर्फ टाइटल भी देख लिया तो भी काफी है। बोलो यहाँ तक कुछ क्वेरी, कुछ नहीं समझ आया तो क्लियर है? बस आज इतना रखते हैं, रिमेनिंग सेक्शन जो है फिर अपने कल देखेंगे। सेक्शन 6 से पूरा टॉपिक है, सब कंटिन्यूटी में है, इसलिए वो पूरा ब्लॉक छोड़ दिया था। 6 से लेके 18 तक जो बचा है ना, वो कल पैकअप करेंगे। आपको सिर्फ इसको आज रीड करके आना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतने पेज पढ़ने में आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा। उतना टाइम निकालो, वो हैबिट डालो, तो आपकी थियरी पे कमांड बढ़ता जाएगा, वो डेली आपको करना ही है।